Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल में हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तो ये वो चैप्टर है जो कि चैप्टर 2 से टोटली कनेक्टेड है. जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल्स के, वो लोग इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इवन ज़्यादा आसान है. अब बात आती है सर वेटेज की. सबसे मेन चीज़ देखो, इस चैनल पे आपको यही चीज़ सबसे मेन बताई जाती है, वेटेज. अगर मैं इस वेटेज की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कंबाइंड वेटेज होता है 20 मार्क्स. मैंने बताया था आपको पहले भी. तो इस चैप्टर का जो वेटेज है अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 मार्क्स होता है. अगर मैं बात करूं रिसेंट ईयर्स की, मतलब आफ्टर कोविड, क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, केस स्टडीज आ गए, एमसीक्यूज आ गए, तो 2023, 24, 25 उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो वेरी करता है 4 to 5 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं होता. राइट. तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. और आज हम कुछ ऐसा नया नहीं डिस्कस करने वाले, बहुत ही टिपिकल चीज़ें नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता हमें कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, व्हाट आर द वेज टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या मेथड्स है जिससे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. ये सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पे अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है आपको. और हमने ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर 1, 2 और 3 का कंटेंट अपलोड कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप जरूर देखें. इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कि क्विक कॉन्सेप्ट्स जो हमें समझना बहुत जरूरी है. क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. आप लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी. स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी. ax² प्लस bx प्लस c. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हमारा. हाँ, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्या है. एक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट. ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब जब मैं बात करता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो कुछ चीजें हमें पहले से पता है. वेरिएबल मेरा कौन सा है, x. a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is a constant term. अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, a कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि x² की टर्म गायब हो जाएगी. तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी या कांस्टेंट टर्म बन जाएगी. मतलब x भी, अगर आप मान लो x भी गायब हो गया और x² भी गायब हो गया तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. राइट. अब बात आती है सर दूसरी, क्यों यूज कर रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली चीज आप देखिए, आप लोग को यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं. Why do we study? Why do we study? सबसे मेन चीज, क्यों पढ़ रहे हैं सर. मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है. ये क्या है, एक रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है. आपको बोला गया कि इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकाले, और मैंने आपको इसमें एक रिलेशन दे दिया. क्या रिलेशन दिया, जो इसकी लेंथ है वो 2 ज्यादा है इसकी ब्रेथ से. मतलब ये x+2 है और ये x है. राइट. x और x+2, ये x है और ये x+2 है. बात समझ आ गई. ये है मेरी ब्रेथ. आप में कुछ बच्चे बोलेंगे सर ब्रेथ ये है, लेंथ वो है. ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ये x सेंटीमीटर है और ये मेरी लेंथ है. अब आपको अगर कोई बोले कि इसका एरिया निकालो, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूं, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ मेरी क्या है, x+2
रेट मेरी क्या है, x। अभी ये क्या नजर आ रहा है सर, ये तो एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो मैं आपको बोल दूं इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है मेरा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो मैं यहां पे 80 रख दूंगा, ये भी 80 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये मेरी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो इक्वेशन अलग नजर आ रही है, 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको उधर ले जाओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 80 को उधर भेज दूं -80, अब मैं 0 को लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं, बात तो बराबर ही है। बेसिकली मैंने क्या केस 80 को उधर ले गया, तो इक्वेशन में क्या टर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेरी एक टर्म बन रही है, ये मेरी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखो, दिस इज ओनली माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व करना है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां से अगर मैं अभी के लिए जो मैंने क्वेश्चन बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं गैस लगाऊं, एक कुछ चीजें सोचूं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, कि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहां मैंने जो वैल्यू सोची मेरे माइंड में, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं x को 8 ले लूं तो ये 8 + 2 10 हो जाएगा, 8 + 2। आप देख लो 8 × 10 80 होता है कि नहीं होता है, मतलब ये मेरा था 10 पूरी वैल्यू और ये मेरा था 8 10 × 80, ये मैंने दिमाग लगाया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप भी यही आंसर रिसीव करोगे, या आपको यही आंसर मिलेगा जो है 8 और 10, मतलब आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ x यू विल गेट 8, एक ही वैल्यू मिलेगी। अब आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, हाँ नेगेटिव में मिल सकती है ना, लेकिन हम नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप सोचिए जब तक इसको, और जल्दी से क्या करना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, तो आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। हाँ, अब बात आती है सर इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होता तो आप इस पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते, फैक्टराइजेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला मेथड तो आपने खुद नहीं बता दिया सर, फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज कर लो सर इसको आप, पहला मेथड। दूसरा मेथड एक था जो डिलीट हो चुका है सिलेबस से, मतलब काफी टाइम पहले डिलीट हो चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तीसरा मेथड जो अभी हमारे सिलेबस में, मतलब कि वैसे अब दूसरा ही है, तीसरा नहीं बोल सकते, दूसरा मेथड ही बोलेंगे। दैट सेकंड मेथड इज बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कई बार आपको काफी प्लेस पे श्रीधराचार्य फॉर्मूले के नाम से मिलेगा, वैसे में इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो मेथड है हमारे पास, ये मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर, अभी हम बात करेंगे लेटर, क्योंकि पूरा इस पे डिस्कशन होगा कंप्लीट, बहुत वाइड डिस्कशन होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी नहीं होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x² + 2x - 80 = 0। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो x की वैल्यू बोल दी 8, है ना, 8 और 10 दो साइड हो गई तो x की वैल्यू 8 हो गई, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो 2 बननी चाहिए। तो हम इसको अगर सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से तो 1 × 80, प्रोडक्ट मेरा क्या आया -80, मतलब क्या लेंगे डिफरेंस। अब 8 10 जा कितना होता है 80, और 8 - 10 कितना होगा 10 - 8 2, और डिफरेंस यहाँ पे +2 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने टर्म्स बनाई वो सही है, x² + 10x - 8x - 80 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करूंगा बाय फैक्टराइजेशन, कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है x + 10 - 8 x + 10
इक्वल टू 0, x प्लस 10 x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक हो गया x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -10, एक आ गया x इक्वल टू 8। नॉट पॉसिबल है ये। क्यों है नॉट पॉसिबल? सोचो, क्या आप बोल सकते हो कोई भी मेरी साइड -10 सेंटीमीटर, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस को कभी नेगेटिव बोलते हो आप? लेंथ को कभी नेगेटिव बोलते हो? नहीं बोलते हो। तो आंसर क्या हुआ? 8 सेंटीमीटर। अगर मेरी ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर है, बी मतलब x था, अगर वो मेरी 8 सेंटीमीटर है तो लेंथ मेरी क्या थी? x प्लस 2, जिसकी वैल्यू मैं क्या बोलूंगा? 8 प्लस 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरी डायमेंशंस आ गई। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल? दीज आर द डायमेंशंस। ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी है। ये मेथड अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे हम, वैसे आपको मैं फैक्टराइजेशन वाला भी समझाऊंगा। यहां तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई फैक्टराइजेशन से। कई बार ऐसा हो जो फैक्टराइज नहीं होगा, है ना? तो फैक्टराइज नहीं होगा, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर हम सारा बताएंगे आपको कंप्लीट। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी फैक्टराइजेशन से हो सकती है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो आइडेंटिटी फॉलो कर सकती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं, ओनली बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी सारी चीज बताएंगे। राइट, बाय द टाइम आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपको अभी क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात आती है एक्सरसाइज 4.1। जब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज 4.1 की, तो यहां पे अपने पास में चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी? जिसके अंदर एक्स स्क्वायर रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 होगी, 2 से ऊपर चली गई, 3 चली गई तो क्यूबिक बन जाएगी। तो पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना। जैसे मैं जितना बता दूं उतना। जैसे मैं इधर देखूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। सॉल्व किया मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ब्रेक कर दो ये। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन के अंदर क्या मेरा एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा? मतलब लास्ट तक जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सारी टर्म्स को उधर ले जाऊंगा, क्या एक्स स्क्वायर गायब होगा? क्या नहीं होगा। सो दिस इज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर लास्ट तक रह रहा है, एक्स स्क्वायर मिस नहीं हो रहा, रिमूव नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर रिमूव कब होता? जब राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर होता और कैंसिल आउट हो जाता, तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाता। तो मैं बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इधर की बात करता हूं मैं, पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, चेक करना है। पूरा सॉल्व क्यों करना है? नहीं करना है। आपसे पूछे व्हाई इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज दिस इक्वेशन हैव एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री टर्म इज 2। ठीक है, इधर बात करते हैं इसको। जैसे मैं सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा मैंने यहां पे, इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 2x। इधर भी मैं देखूं तो मेरे पास पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर, दिस इज ऑल्सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, क्योंकि सारी चीजें इधर ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वेशन तो बनेगी, इक्वल टू 0 बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो, a 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब नहीं हो सकती, bx वाली टर्म, x वाली टर्म गायब हो सकती है, कांस्टेंट टर्म गायब हो सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर गायब नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में मैंने देखा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ब्रेक द ब्रैकेट्स, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट। देखो फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करना, सेकंड को सेम रखना, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फिर -2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट और -1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब अगर मैं इसको देखूं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मुझे आसानी से सॉल्व समझ में आ रहा है। अब क्या सर, अब तो सॉल्व करना है, इसको करो। इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसको देखा मैंने, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करूं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल आउट होगा इससे। जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम टर्म हो और उसका कोएफिशिएंट भी सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब मैं फाइनल इक्वेशन देखूं तो यहां बन रहा है मेरा -x-2 इक्वल्स टू 2x-3। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रीजन बीइंग इज ओनली वन, एक ही रीजन है इसका, एक्स स्क्वायर की टर्म गायब हो गई सर। मैंने आपको ये बोल रहा हूं, पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। क्यों? इसको मैं सॉल्व करके बताऊं क्या आ रहा है फाइनल टर्म। फाइनल टर्म क्या आ रही है, मुझे उससे क्या लेना देना है? मुझे तो ये देखना है डिग्री टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म 2 है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर पावर 2 से नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए तो ये नहीं है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसको भी मैंने फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट किया और सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट किया। इधर मैंने लिखा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ब्रैकेट ब्रेक करूं, ये बना 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आप में से कुछ बच्चे जल्दी में, सर एक्स स्क्वायर कट गया। नहीं, ये 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ही है। तो बेसिकली फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मैं इसको अगर इसको यहां ले आऊं तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यस, क्यों यस बोल दिया मैंने? पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्यों करना है मुझे? मुझे कोई सॉल्यूशन निकाल के थोड़ी दिखाना है, इसको नहीं दिखाना है सॉल्यूशन। मुझे सिर्फ इतना बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैंने देखा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो पूरा क्यों सॉल्व करूं? मैं यहीं पे भी कंक्लूड कर सकता था। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहां पे ही कंक्लूड कर देता और बोलता यस, क्योंकि एक्स स्क्वायर बच रहा है। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर के बचा एक्स स्क्वायर, तो यस। या फिर यहां लाइन तक इतना, इससे आगे मत जाओ, इससे आगे मत जाओ, यहां पे खत्म कर दो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। हमें डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट पार्ट देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में अब देखूं, पहले एक बार लाइन ड्रॉ करके इसको सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट ब्रेक करने। करो, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। 2x मल्टीप्लाई किससे होगा? सेकेंड ब्रैकेट से। -1 मल्टीप्लाई किससे होगा? सेकेंड ब्रैकेट से। इक्वल टू x मल्टीप्लाई किससे होगा? सेकेंड ब्रैकेट से। प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे होगा? सेकेंड ब्रैकेट से। जैसे मैं इसके ब्रैकेट ब्रेक करूंगा तो यहां आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी 3 2 6 होता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, कुछ ऐसा बना। अब फिर से ऑब्जर्व करो, ये टर्म ये टर्म, क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? यस, क्योंकि ये इधर आएगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ना, बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नेक्स्ट पार्ट अगर मैं इधर देखूं तो यहां पे मैंने चेक किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर तो 2 हो गई। नहीं, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो पहले। इधर होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करो पहले। अब इसको ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अगर मैं देखूं तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। क्या यहां पे एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं सर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आई अच्छे से? नेक्स्ट पार्ट देखो फिर, इसमें क्या है, क्यूबिक टर्म है, लेकिन ये भी क्यूबिक टर्म फाइनली आएगी नहीं आएगी वो सारी चीजें बदल जाएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा हो गया a प्लस बी होल क्यूब, क्या बोलते हैं इसको मन? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। चलो लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू
इधर मैंने 2x को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब सिंपली पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ध्यान से समझ लो बस। यहां आ गया x क्यूब, यहां आ गया 8, ये हो गया 6x स्क्वायर, और ये हो गया 4 इंटू 3 12x, और यहां आ गया 2x क्यूब माइनस 2x। बड़ी टर्म पहले देखो, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, और 3 हाईएस्ट पावर में ज्यादा x पावर 3 की टर्म्स, बड़ी टर्म्स कहां पे है? इधर की तरफ, क्योंकि 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, तो ये उधर सब्ट्रैक्ट होने जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाली टर्म उधर जाएगी। अब 2x क्यूब में से x क्यूब गया, कितना बचा? x क्यूब। मतलब फाइनली मेरे पास क्या आ रही है? क्यूबिक टर्म आ रही है मेरे पास। क्या आ रही है? क्यूबिक टर्म आ रही है, क्योंकि मैं x क्यूब टर्म रिटर्न हो रही है मुझे x क्यूब। जब x क्यूब रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक है। अब यहां आते हैं, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। हो सकता है यहां क्यूबिक टर्म रिमूव हो जाए, चेक करते हैं। लेकिन पावर 2 की टर्म को भी चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना, पावर 2 लास्ट तक चलेगी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मैं देखूं, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करूं थोड़ा सा मैं, तो यहां से आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x। बात समझ आ गई यहां तक? अब देखो, ये एक्स क्यूब वाली टर्म इस एक्स क्यूब के साथ गायब हो जाएगी। यहां पे माइनस का 6x स्क्वायर है, यहां पे प्लस का 4x स्क्वायर है, मतलब कैंसिल आउट तो नहीं होगी। मतलब ये टर्म अगर यहां से यहां आ जाए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये माइनस का x यहां रहने दो, प्लस 1 यहां रहने दो, ये माइनस का 8 यहां रहने दो, प्लस का 12x यहां रहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। फाइनली मैं अगर लास्ट में ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास 2x स्क्वायर तो बच ही रहे ना, एनी हाउ। तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हाँ, इस क्वेश्चन में 1 में कई बच्चों का डाउट आता है कि सर हमारे स्कूल में टीचर हमें बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व कीजिए। कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आते हैं, एमसीक्यूज में। और उसमें क्वेश्चन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो 4 में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर 3 होंगी इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें ये पता करना होगा। तो पूरा सॉल्व क्यों करूं? मार्क्स 1 मिलेंगे। इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, क्योंकि देखो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, तो मतलब बाद में सॉल्व भी करना है। तो पहले तो हमें क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब आप में से कई बच्चों का डाउट होता है सर वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। तो जिन लोगों ने हमारे इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1 2 3 अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सिखाई है, 1 में सिखाई है, तो बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि हमेशा हमें जो चीज़ें फाइंड करनी होती है वो लास्ट में लिखी होती है। अगर वो लिखी हुई हैं तो आप उसको पहले अज्यूम कर लो। जैसे वी नीड टू फाइंड, क्या फाइंड करनी है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसको अज्यूम कर लें। तो लेट स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, लेट द लेंथ इक्वल्स टू x मीटर। अब मुझे कैसे पता चला मीटर है सेंटीमीटर है? मेरा एरिया मीटर स्क्वायर में है। देखो तो एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो साइड्स मेरी डायमेंशन मेरी किस में होंगी? मीटर में, ठीक है। तो यहां से पहले मैंने एक डायमेंशन अज्यूम की, फिर दूसरी भी अज्यूम करेंगे। रुको, अब दूसरी डायमेंशन भी लेंगे। और क्या चाहिए मुझे? ब्रेड्थ एंड द ब्रेड्थ क्या मानी मैंने? y मीटर। अब स्टेटमेंट शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो लिख लो एरिया
ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये मैंने मतलब कि रेक्टेंगुलर ही है, 528 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आप एरिया यूजुअली बोलते क्या हो, L इंटू बी, कितना आ गया 528। अब L की वैल्यू क्या है मेरी x, ब्रेथ की वैल्यू क्या है मेरी y, एक्स वाई इक्वल टू 528। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्वेशन 1 बन गई, सर दो वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हो, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। बोर्ड में जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहां कहीं लिखा होता है क्या, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का। सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 का भी मिल जाएगा इसी लैंग्वेज पे ही, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे फिर। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप जैसे चीजें मानते हुए रहे, अज्यूम करते हुए वैसे चलते रहो। हाँ, लास्ट में वो कन्वर्जन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट वगैरह होके वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी टेंशन नहीं है वो। अब नेक्स्ट सिचुएशन को पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ प्लॉट, हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी तो यहां हमने लिखा लेंथ ऑफ प्लॉट, मतलब कि यहां लिख दिया लेंथ ऑफ प्लॉट, मतलब कि लेंथ ऑफ प्लॉट आ गई इज मीन्स इक्वल्स टू, आपको मैंने बोला था लास्ट चैप्टर में भी, इज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू। अब देखो जैसे मैंने बोला लेंथ ऑफ प्लॉट, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, इज मतलब बीच में आगे इक्वल्स टू। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट खत्म हो चुका है, अब किस पे स्विच करेंगे, वन राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, वन मोर, वन मोर मतलब कि प्लस वन। अगर यहां पे लिखा होता वन लेस तो माइनस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड तो खत्म हो गई, कहां चलेंगे, राइट हैंड साइड, तो प्लस वन। प्लस वन किस में करना है मुझे, राइट हैंड साइड में, लेकिन किसके अंदर प्लस वन करूं सर, कोई और चीज होगी, होगी डेफिनेटली, आगे पढ़ो। देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो यहां लिख दिया ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, आ गया। अब लेंथ, लेंथ हमने क्या अज्यूम की थी x, ब्रेथ हमने क्या अज्यूम की थी y प्लस वन, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब इक्वेशन 2 से 1 में वैल्यू पुट करा दूं, सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू उसमें पुट करा दूं, तो अपन क्या बोलेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2y प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करा दूं, x इक्वल्स टू 2y प्लस 1, तो यहां पे x की जगह लिखा मैंने 2y प्लस 1, y पहले से था, 528 पहले से था। अब इस इक्वेशन को मैं देखूं तो इक्वेशन तो फ्रेम हो चुकी है अपनी, सॉल्व करो इसको थोड़ा। 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर, 1 इंटू वाई वाई माइनस का 528, क्योंकि उधर से हम इसको यहां ले आए। अब आपने पॉलिनोमियल सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन से, वही प्रोसेस हमें यहां यूज करना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है कुछ भी। पहले इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं थोड़ा सा, कि उधर स्टेप्स मुझे एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं, समझाना भी तो आना चाहिए उसमें। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन आप किसी भी चैनल पे पढ़ोगे तो आपको क्या करेंगे, वो जल्दी से इक्वेशन बना के सॉल्यूशन निकाल के दे देंगे। अरे भाई कैसे आया, बच्चे अगर खुद से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो आपको वो चीज़ अभी बताएंगे हम। तो यहाँ हमने रफ कॉलम एक बना दिया मेरे लिए, एग्जाम में भी आप ऐसा बना सकते हो अपना रफ कॉलम अलग से। अब एक चीज़ समझो, आपको पता है जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में अपन क्या काम करते हैं, हम फैक्टराइजेशन में एक मेन काम करते हैं, दैट इज हम जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके आगे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अपन काम क्या करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू माइनस का 528 माइनस 1056 आ जाएगा ये। अब आपको पता है इसका प्रोडक्ट ये है, मतलब मुझे ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 1056 होना चाहिए और डिफरेंस 1 होना चाहिए, क्योंकि y के आगे क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1। अब सर मैं इतने बड़े फैक्टर सोचूं कैसे, सर 32 के फैक्टर्स होता तो मैं बोल देता 16 2 जा, या 56 होता तो 8 7 जा 56, पर ये तो नंबर ही इतना बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, फैक्टराइजेशन 1056 के फैक्टर्स निकालो। कैसे, फैक्टराइजेशन से 2 से डिवाइड किया 528, 2 से डिवाइड किया कितना 26 4, 2 से डिवाइड किया कितना 132, 2 से डिवाइड किया 66, 2 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 11, 11 से डिवाइड किया 1। अब आपको क्या करना है, आपको तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, ये आपके सारे फैक्टर्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है दो नंबर में सिर्फ। जैसे आपने, लेकिन आपको पता है कि दोनों नंबर बहुत बड़े होंगे तभी तो उनके बीच में डिफरेंस 1 आएगा। दोनों प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1056, और दोनों नंबर क्या होंगे, क्लोज होंगे, जैसे 10 इंटू 11 110 और 11 माइनस 10 1। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये सारे नंबर मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए, इनको कंबाइन करता हूं, इनको प्रोडक्ट निकालता हूं,
ये सारे नंबर कौन से, ये सारे, इनका प्रोडक्ट होता है सर 32, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालता हूं तो आता है 33। 32 इंटू 33 जब आप करोगे तो आपको 1056 मिल जाएगा। तो आपके दो फैक्टर्स क्या हो गए, 33 इंटू 32 इक्वल टू होता है 1056, प्रोडक्ट इज 1056। अच्छा डिफरेंस निकाल के देखो, 33 माइनस 32 कितना आ गया 1। इसका मतलब सर मेरे फैक्टर्स सही है। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं क्योंकि आगे और एक चीज काम आएगी। ठीक है, तो यहां तक तो मेरी चीजें क्लियर हुई मुझे। तो अब यहां लिख ले टर्म्स को अपन, तो यहां लिखा मैंने 2y स्क्वायर प्लस का 33y माइनस का 32y माइनस का 528 इक्वल टू 0। बात समझ आई ना, 33 माइनस 32 क्या होता है 1y। अब इसमें कॉमन देखते हैं अपन, यहां पे पेयर बनाया मैंने तो y कॉमन आया तो हो गया 2y प्लस 33, यहां पे माइनस का। अब यहां क्या कॉमन आएगा सर, तो देखो आपको एक चीज जानना जरूरी है कि 32 में तो 5 बार 2 होता है। अब 528 में कितनी बार 2 होता है, देखो 528 के फैक्टर्स निकालो, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है वही निकालते हैं। 528 को डिवाइड किया 2 हो गया 264, डिवाइड किया 2 से 132, डिवाइड किया 2 से 66, डिवाइड किया 2 से 33, डिवाइड किया 3 से 11, 11 से 1। मतलब आपको 2 जो है वो 4 बार मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है, 4 बार। 4 बार 2 मतलब 2 4 जा 16। तो 32 में 5 बार 2 आता है तो 16 तो कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 16 कॉमन ले लेना। तो अंदर बचेगा माइनस का, सॉरी माइनस का 16 लेना, तो साइन चेंज दोनों का हो जाएगा। अब बचा अंदर क्या 2 है, प्लस हो जाएगा। अब बचा हुआ नंबर क्या है वो कैसे पता चलेगा, आपने क्या किया 2 2 2 4 बार कॉमन ले लिया। देखो बचे क्या 3 इंटू 11, दो फैक्टर्स बच गए 3 और 11, मतलब 3 इंटू 11 कितना हुआ 33, 33 बच गया इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर्स बन गए मेरे, y माइनस 16 और 2y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो अपन लिखेंगे y माइनस 16 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर, एंड 2y प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू माइनस का 33, तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 33 बाय 2। लेकिन एक चीज बताओ, क्या कोई वैल्यू आप नेगेटिव में एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? मैं आपको बोलूं कोई वैल्यू नेगेटिव में आप ले लो, आप नेगेटिव में कोई वैल्यू ले सकते हो क्या? मुझे बताओ ये चीज, क्या आप नेगेटिव में कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? आप कोई बोले कि नेगेटिव में डायमेंशन होती है, हो सकता है कि मैं बोलूं कि माइनस में नेगेटिव की 32 सेंटीमीटर की कोई चीज, हो सकता है माइनस 32 मीटर हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या है नॉट पॉसिबल। ये क्या है मेरी नॉट पॉसिबल, ध्यान रख लेना इसको, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव में कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अपनी y की वैल्यू कितनी एक्सेप्ट होगी, यही एक्सेप्ट होगी, ये वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिखना नीचे। तो अपन क्या लिखेंगे, सो द ब्रेथ y इक्वल टू 16 मीटर आ गई, एंड द लेंथ इक्वल टू 2y प्लस 1 है अपनी, ये देखो इधर है ना, तो लेंथ जिसको आप लिख दो ब्रैकेट में x, जिसकी वैल्यू है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 मतलब कि 2 इंटू 16 प्लस 1 मतलब कि 32 प्लस 1 दैट इज 33 मीटर। और 32 3 इंटू 16 जब आप करोगे तो आपकी ऑलरेडी वैल्यूज जो है 528 आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा एक्सपर्ट बना दें, एक भी वर्ड प्रॉब्लम कहीं से भी आ जाए आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें हम दो नंबर अज्यूम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। वैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोला है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। क्योंकि इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो।
तो जीरो इंक्लूड नहीं होता इसमें, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, पहली चीज। तो अपने को नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 306 होना चाहिए, लेकिन दोनों नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। जैसे पहला नंबर 10 तो दूसरा 11। अब आप हिट एंड ट्रायल से आंसर भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं 17 इंटू 18 करूं, 18 इंटू 17। अब 8 7 जा 56, लास्ट की डिजिट 6 आ रही है, चलो चेक करते हैं। 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, ये 8 1 6 0 3 306। क्या हो गया, आ गया। इसका मतलब पहला नंबर 17 है और दूसरा नंबर 18 है, ये तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये मैं कब लगाऊंगा कॉन्सेप्ट, जब यही क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव में होगा, तब मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं इसको सब्जेक्टिवली क्यों सॉल्व करूं, नहीं करूंगा। तो यहां पे तो वहां ऑप्शन होंगे मेरे पास, दो नंबर्स के पेयर होंगे, 16 17 17 18 ऐसे नंबर्स होंगे, तो वहां तो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहां हम क्या करेंगे, यहां पे हमें इन नंबर्स को अज्यूम करना होगा। आपको अज्यूम करना है फर्स्ट नंबर और उसमें करना है +1। जैसे पहला नंबर 17 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 17 + 1, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है, 1 का। ऑड नंबर्स होते हैं तो डिफरेंस होता है 2 का। तो हम यहां पे अज्यूम करते हैं, लेट स्टेटमेंट, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर equals to x, then the second positive integer, second positive integer is x plus 1। y मत कर लेना, y करोगे तो फिर वापस वही सिचुएशन आनी पड़ेगी, वापस फिर वो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी आपको। तो y नहीं, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में आप पॉजिटिव इंटीजर है तो आप सीधे ही इसको x और x + 1 लिख देना। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना दे रखा है, 306। किसका प्रोडक्ट है ये, दो नंबर्स का। तो x मल्टीप्लाई विथ x + 1 = 306 है। तो x² + x - 306 हो जाएगा =0। अब इसको फैक्टराइज कर लूं मैं। अब 1 × 306 कितना होता है, माइनस का 306। 1 × 306 माइनस का 306 इज -306। लेकिन मुझे इसका क्या लेना है, डिफरेंस। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 1, क्योंकि x के आगे क्या नंबर है, 1। तो हमने बोला फिर से वही, आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, आपको इजी रहेगा, अगर आपके दिमाग नहीं चलता मेरे जैसे तो, है ना। तो 2 से डिवाइड करो, 15 3, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 1 जा 3 जा 17 17 जा 1। अब एक तो नंबर आप रख लो 17 और दूसरा नंबर रख लो इसका प्रोडक्ट, 3 3 9 9 2 जा 18। तो 18 इंटू 17, तो 18 × 17 हो गया 306 और 18 - 17 हो गया 1। बात समझ आ गई। अब क्या करें सर, यहां पे आप वही फैक्टर्स लिख दो, प्लस का 18x माइनस का 17x - 306 = 0। यहां पे कॉमन क्या आया, x, x + 18। यहां पे कॉमन क्या आएगा, माइनस का 17, x + 18 = 0। क्योंकि देखो यहां अगर मैं 17 कॉमन लूंगा तो 17 कॉमन आते बचे ये 3 फैक्टर, मतलब कि 18। अब क्या हुआ, x + 18 x - 17 = 0। अब सो x + 18 is equals to 0 and x - 17 equals to 0। मतलब मेरे पास दो नंबर्स आ गए, एक तो आ गया x = -18 और एक आ गया x = 17। अब ये मेरे पास नॉट पॉसिबल है, या इसको लिख दो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो यहां लिख दो, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये वैल्यू एक्सेप्ट कर दी तो दिक्कत, मतलब आपकी वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट होगी, 17। सो द नंबर्स आर, नंबर्स क्या होंगे आपके, पहला नंबर कौन सा है, x, मतलब कि 17, एंड दूसरा नंबर क्या है मेरा, x + 1 मीन्स 18। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो ये एज पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। अब एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दे रखी है उसको आपको फाइंड करना है, अज्यूम करना है। तो रोहन्स प्रेजेंट एज, अब इसने खुद नहीं बोला है तो हमें अज्यूम हमेशा प्रेजेंट एज ही अज्यूम करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, ठीक है। आपने रोहन की एज को मान लिया एक्स ईयर्स। अब देखो रोहन की एज पे डिपेंडेंसी किसी और की एज हो सकती है, रोहन की एज आ गई उस पर डिपेंडेंट कोई और एज हो सकती है, लेकिन ये प्रेजेंट एज है तो जो भी हम एज अज्यूम करेंगे फ्यूचर में सारी प्रेजेंट एज ही अज्यूम होगी और कुछ नहीं हो सकती। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, रोहन्स मदर्स, अब एज की बात हो रही है, इज मीन्स इक्वल्स टू, तो एक इक्वेशन बनना शुरू हो गई। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहो तो लिख दो यहां पे रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज मीन्स इक्वल्स टू 26 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़ी है तो प्लस का 26 लिखना जरूरी है। किससे 26 ईयर्स ओल्डर है, मदर, देन हिम, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है कौन, मदर, तो यहां लिख दो रोहन्स प्रेजेंट एज। बात समझ में आई? यहां पे हमने लिख दिया रोहन्स प्रेजेंट एज। अब एक चीज समझो यहां पे, अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, मदर की एज जो है, सो मदर्स एज, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। मदर्स प्रेजेंट एज कर दो, मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि x पहले थी रोहन की एज, प्रेजेंट एज उसमें 26 ऐड हो रहा है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। आप लोग ये पढ़ के क्या करते हो, x इंटू एक्स प्लस 26 को प्रोडक्ट कर लो। सर नहीं, कौन सी एज का प्रोडक्ट हो रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद में जो उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट विल बी, एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू विल बी 360। तो हमें जो यहां पे एज पुट करनी है रोहन और मदर की, वो 3 साल बाद वाली करनी है। आज रोहन कितने ईयर्स का है, एक्स, तो 3 साल बाद क्या होगा, एक्स प्लस 3, मदर की एज है एक्स प्लस 26 अभी है, 3 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 29, 360। अब क्या करें सर, अब इसके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको एक्सपेंड करके अच्छे से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना, मैं इसका फाइनल कंक्लूजन बताता हूं। एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x प्लस 29x दैट इज 32x। मैं x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा कर रहा हूं, मुझे याद है इसलिए, आप चाहो तो ब्रैकेट ब्रेक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32x और 29 3 जा 87 प्लस का 87 इक्वल्स टू 360। इन सबको उधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा माइनस का 273 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब फिर से वही सर फैक्टराइजेशन कैसे निकालें, बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी तक जो आप प्रोसेस करते आ रहे हो वही प्रोसेस फॉलो होने वाली है, कोई नया प्रोसेस नहीं होने वाला, राइट। आपको क्या करना है, 1 इंटू माइनस का 273 करना है। तो पहले हमने किया 1 इंटू माइनस का 273, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस का 273। आपको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस 273 होना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 32, मतलब दोनों नंबर में डिफरेंस बड़ा होगा, मतलब एक नंबर छोटा एक बड़ा। तो कैसे होगा, प्राइम फैक्टराइज करो, 273 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा,
कितना हुआ 9 1, अब 7 से डिवाइड होगा, 13 7 91 होता है, फिर 13 से डिवाइड होगा। अब एक चीज देखो, मैं इन दो नंबर को प्रोडक्ट करूं, 13 3 जा कितना होता है 39, और 39 इंटू 7, 39 माइनस 7 कितना होता है 32। ठीक है, तो मैंने क्या नंबर निकाले, मैंने बोला एक काम करो 273 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आपने बोला 33 इंटू 7 कर दो सर, और 39, 33 नहीं 39, क्योंकि 13 3 जा है ना, 13 3 जा, ये दो नंबर हैं, देखो 13 3 जा, तो ये हो गया 39 इंटू 7 कितना 273, और 39 माइनस 7 कर दो तो मिलता है 32। मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, हमें डिफरेंस मिल गया 32, बात बन गई सर। तो यहां कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आया x, ये बन गया x प्लस 39, यहां से कॉमन क्या आया माइनस का 7, ये बन जाएगा x प्लस 39, क्योंकि जैसे आप 7 कॉमन लोगे, ये सारे फैक्टर से 7 बार आया तो बचा फैक्टर, सेकंड फैक्टर बच जाएगा अंदर 39। ठीक है, बन गए दो फैक्टर x माइनस 7 और x प्लस 39। अब एक तो आपने लिखा x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 7 ईयर्स, एंड दूसरी वैल्यू जो है आपकी x प्लस 39 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 39 ईयर्स। आप क्या बोलोगे, एज कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एज कभी नेगेटिव होती है क्या, कि मैं माइनस 10 साल का हूं, नहीं, तो ये वैल्यू तो अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपनी वैल्यू क्या आ गई ये, तो अपन लास्ट में एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर देंगे, सो रोहन्स एज मत लिख देना, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। रोहन कितने साल का है, 7 साल का। बात समझ में आई अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी बच्चों को डाउट होता है सर हमें समझ में नहीं आती इसकी लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको स्पीड दे रखी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब जो स्पीड ऑफ ट्रेन है इसको आप बोलोगे ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखो पहले, सबसे पहले तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड जो पहली बार थी, उसको आप नाम दे दो S1। ये हमारी x kmph, x किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड थी ट्रेन की स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में थी इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ओरिजिनल, यहाँ इनिशियल। आप चाहो तो इनिशियल भी बोल सकते हो, ठीक है, इनिशियल भी बोल सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टी, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 480 किलोमीटर, जो क्वेश्चन में दे रखी है। अब टाइम क्या होता है मेरा, अब जब ट्रेन चल रही है डिस्टेंस कवर कर रही है तो कुछ टाइम भी लेगी, तो इनिशियल टाइम ले लेते अपन। इनिशियल टाइम, फर्स्ट टाइम जो इसका टाइम ले रही थी स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम जिसको हम बोलते हैं T1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 1, 480 डिवाइड बाय 480 डिवाइडेड बाय कितना हो गया x, और इसकी वैल्यू जो होगी आवर्स में आएगी। क्यों आएगी आवर्स में, क्योंकि ऊपर है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में किलोमीटर में, और स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर। पर मतलब कि ऊपर चला जाएगा, इसके पर लगे हैं, ऊपर जाएगा ये, तो जब ऊपर जाएगा और किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आर में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, है ना। तो इसलिए ऐसा होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा यूनिट कन्वर्जन। अब बात आती है नेक्स्ट, अब ध्यान से पढ़ना आगे, ठीक है। इफ द स्पीड, अब स्पीड में चेंज हो रहा है, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो न्यू स्पीड जिसको बोलते हैं S2, नई स्पीड मेरी क्या होगी S2। S2 क्या मेरी
जो स्पीड ओरिजिनल थी उसमें से 8 कम हो गई, इट हैड बीन 8 किलोमीटर लेस पर आवर। चाहो तो आप पर आर भी लिख सकते हो, पीएच भी लिख सकते हो, पर आर, ये भी पर आर में होता है, ठीक है, के एम पी एच। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरी सेम है, तो टाइम मेरा क्या होगा, न्यू टाइम। अब नया टाइम क्या होगा, न्यू टाइम मेरा होगा T2। अगर मैं वैसे T2 निकालूं तो T2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, क्योंकि डिस्टेंस इज सेम फॉर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरी सेम है, स्पीड चेंज की है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज किया। बट जैसे ही डिस्टेंस सेम है, अब स्पीड कम कर दो आप। जैसे आप स्कूल जाते हो, सुबह को आप जाते हो साइकिल तेज चला के जाते हो, कम टाइम लगेगा, आते टाइम आप धीरे धीरे आते हो, डिस्टेंस सेम है, लेकिन आपने क्या किया, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस केस में T2 विल बी ग्रेटर देन T1। T2 ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम ज्यादा ले रहा है T2 में, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 3 hours मोर, है ना। तो अपन पहले इसकी सिचुएशन बना दें। ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है, पर आवर्स में आ जाएगा ये भी। हियर T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि स्पीड सेकंड केस में कम हो गई, जिसमें स्पीड कम हो जाएगी वहां टाइम ज्यादा लगेगा। सेकंड केस में स्पीड कम हो गई ना, तो टाइम क्या ज्यादा लगेगा। अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। T2 माइनस T1 की वैल्यू दे रखी है 3 hours। अब क्या करें सर, अब सिचुएशन बना दी मैंने, अब सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, बोलो। अभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताओ फिर क्या होगा। ऐसे नहीं हो सकता ना फिर, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है मेरी, T2 इज 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस T1, T1 मीन्स 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3/1। अब एलसीएम ले लूं, फिर कॉमन फैक्टर ले लूंगा मैं। एलसीएम ले लूं, x इंटू एक्स माइनस 8, यहां पे ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 480 x हो गया, माइनस ये हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई विद x माइनस 8 इक्वल्स टू 3/1। ऊपर वाले ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 480 माइनस एक्स, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 480 इंटू 8 कर देते हैं अभी के लिए, रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन कम करनी है, हमें बढ़ानी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ना, ये x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको लिख दो 3/1, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, ऊपर वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, 480x हो गए, 480x हो गया, 480x से कैंसिल आउट हो गया। अब ये आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं करना है अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8, 480 मल्टीप्लाई विद 8। अब ये 3 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 3 को, ये कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं क्या, भेज सकते हैं सर। अच्छा 480 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, 16 3 जा 48 होता है सर, तो 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखो, कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। 16 3 जा 48 होता है ना, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8। इसको थोड़ा मिनिमाइज इसको भी कर लेते हैं लोग, इस पार्ट को यहीं कंक्लूड कर देना, क्यों ज़्यादा लेंथी खींच लें इसको, ठीक है। अब क्या करें सर, अब सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 10 जा 160, 16 2 जा 32, 180 माइनस 32 दैट इज 128, और मैं इसको इधर की तरफ ट्रांसपोज ले आया, ये प्रोडक्ट होता है 128 बट 8 जीरो भी है पीछे, ये हो गया 128, 16 8 जा और जीरो और है पीछे, तो 160 इंटू 8 1280 हो गया, ठीक है। ये इसका आ गया प्रोडक्ट। अब वही कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आता सर कैसे करूं, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपन पहुंच चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप अभी हार मान जाओगे तो दिक्कत है, राइट। अब क्या करें, 1 इंटू माइनस का 1280 कर दो, ठीक है, क्लियर है यहां तक।
प्रोडक्ट कितना हो गया माइनस का 1280। अब क्या करें, प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब कि डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आना चाहिए 8, माइनस को मत देखना 8। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें 1280 का, 1280 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से गया 640, 2 से गया 320, 2 से गया 160, 2 से गया 80, 2 से गया 40, 2 से गया 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब नंबर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, थोड़ा बहुत नियर बाय क्लोज होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है 40 और 32, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। देखो मेरे पास नंबर की पेयरिंग में बनाता हूँ 10, 20, 40। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक तो नंबर हो गया 40, ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये हो गया 32, और 32 इंटू 40 कितना हो गया, देखो 40 मल्टीप्लाई विथ 32 कितना हो गया 1280, और 40 माइनस 8 कर दो, 40 माइनस 8, 40 माइनस 32 सॉरी 8, 40 माइनस 32 कितना हो गया 8, तो बन गया फैक्टर्स। तो क्या कर दें एक्स स्क्वायर प्लस का सॉरी बड़ी वैल्यू नेगेटिव, अब यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस 12 दो 40x माइनस 32x, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ बाहर नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हो आप। माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन ताकि कंफ्यूजन ना हो, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है ये भी। अब क्या करें सर, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 40x, ये हो जाएगा प्लस का 32x, माइनस का 1280, ये हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन लिया क्या आया x माइनस 40, यहाँ से प्लस का 32 कॉमन आएगा, ध्यान रखना ये भी हो जाएगा x माइनस 40, ये हो गया 0, ठीक है। x माइनस 40 x प्लस 32। अब एक तो फैक्टर हो गया x माइनस 40 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 40 kmph which is valid, but x plus 32 equals to 0, then x equals to minus 32 kmph, not possible। क्यों, speed cannot be negative, speed can't be negative, तो इसलिए क्या हो जाएगी not possible। तो यहां हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 32 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। बात समझ आई कि नहीं आई, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन हमारा बहुत पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके लिए हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।